जिंदगी में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माँ बाप को पहचान ले तो। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है समय का खेल। टीबी से ग्रस्त माँ को घर से निकालना चाहते थे बहू बेटे, तब बूढ़ी माँ ने भी सबके होश ठिकाने लगा दिए। बूढ़ी माँ का गजब का कारनामा। माँ, मेरे ऑफिस से कुछ दोस्त रात को डिनर पर आएंगे, उनके लिए खाना तैयार रखना। रौनक ने अपनी माँ सावित्री देवी से कहा। कितने लोगों का खाना बनाना है बेटा? सावित्री जी ने खांसते हुए पूछा। पहले तो आप यह खांसी बंद कीजिए, पूरे घर में खांसती फिरती हैं। आपको इतना भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसना चाहिए? अच्छा लगता है क्या? रौनक गुस्से से चिल्लाया तो उसकी पत्नी रेखा को भी मौका मिल गया अपनी सास पर कटाक्ष करने का। यही तो बात मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। घर में बच्चे भी हैं और खुले मुंह खांसी करती हैं। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि खांसी करते समय कम से कम मुंह पर हाथ ही रख लें। बेटा, कितनी बार तुझे कहा है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मुझे कुछ पैसे दे दो दवाई लेने के लिए। ठीक है माँ, आज संगीता तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी और दवाई दिलवा देगी, रौनक ने कहा। तो रेखा इसके विरोध में बोली, अरे कुछ नहीं है माँ जी को, यह खांसी केवल इनकी चटोरी जबान की वजह से है। कुछ भी खट्टा मीठा खा लेती हैं और फिर खांसती रहती हैं। उल्टा सीधा खाने पर लगाम लगाएंगी तो खांसी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। रौनक ने अपनी पत्नी रेखा की बात पर सहमति जताई और उससे कहा, रात का खाना तुम ही बना देना, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे 4-5 दोस्त ऑफिस से आएंगे तो बढ़िया सा खाना बना कर रखना। इस पर रेखा बोली, मुझे तो आज शॉपिंग पर जाना है और फिर शाम को मेरी किटी पार्टी भी तो है, मुझे तो वक्त नहीं मिल पाएगा। अरे एक दिन के लिए अपनी किटी पार्टी कैंसिल कर दो और रात को अच्छा सा खाना बना कर रख देना, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर रौनक अपने ऑफिस के लिए निकल गया। लेकिन रेखा की त्योरी चढ़ गई। पति के ऑफिस जाने के बाद वह अपनी सास पर बरस पड़ी। कोई काम ना करना पड़े, इसीलिए आप खांसी का बहाना बनाकर बैठ जाती हैं। मैं सब जानती हूँ, आपको और कोई काम तो है नहीं, तो यही काम कर लेती। वैसे भी दिन भर बिस्तर पर लेटी रहती हैं, मुफ्त की रोटियां ही तोड़ती हैं। अपने लिए ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर सावित्री जी के आंखों में आंसू आ गए। उनकी खांसी लगातार चल रही थी। ऐसी हालत में उन्होंने कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। वे अपने कमरे में चली गईं। जलते भुनते हुए रेखा ने जैसे तैसे डिनर बनाया, लेकिन जब मेहमान खाना खाकर चले गए तो जूठे बर्तनों का ढेर जस का तस पड़ा रहा। अगले दिन सुबह सावित्री जी मंदिर से पूजा करके घर वापस लौटी तो देखा बेटा बहू कहीं जाने को तैयार खड़े थे। अपनी सास को देखकर रेखा बोली, थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, मांज कर रख देना और रात का खाना बना कर रख देना, हम लोग देर से आएंगे। रौनक ने भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई। आज रविवार था और दोनों अपने बच्चों को लेकर सुबह का नाश्ता करके बाहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे ये सावित्री जी को भी नहीं पता था। ना तो वो पूछने की हिम्मत कर सकती थी और ना ही बेटे बहू कभी बताते थे। सावित्री जी ने रसोई में जाकर देखा तो जूठे बर्तनों का बड़ा सा ढेर उन्हें चिढ़ा रहा था। कुछ दिन बीते, सावित्री जी की तबीयत अब ज्यादा खराब रहने लगी। माँ की बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए एक दिन रौनक उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप करवाने के बाद पता चला कि लगातार खांसी करने की वजह से उन्हें टीबी की बीमारी हो गई है और इसका इलाज लंबा चलेगा। सावित्री जी का इलाज शुरू किया गया। कुछ दिनों तक उन्हें लगातार दवाई दी गई, लेकिन फिर ज्यादा खर्च के डर से रौनक दवा लाने में भी आनाकानी करने लगा। अब उनकी हालत फिर से बिगड़ने लगी थी। अभी 5 साल पहले ही सावित्री जी बड़ी खुशी से रेखा को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी, पर रेखा ने आते ही घर का नक्शा बदल दिया। आते ही वो अपने मनमानी करने लगी और रौनक को अपने चक्कर में ले लिया। रौनक पहले से ही अपनी माँ की कदर नहीं करता था। रही सही कसर रेखा ने पूरी कर दी। रेखा पूरे घर को अपने अनुसार ही चलाना चाहती थी। उसके मर्जी के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। वही सावित्री जी की स्थिति
घर में रखा पुराना सामान जैसी थी। जब बेटा ही उसे कदर नहीं करता था तो बहू क्या करेगी। रौनक रेखा के सामने ही सावित्री जी को कुछ भी कह देता था, जिस कारण रेखा और सिर पर चढ़ गई थी। रेखा के आने से पहले सावित्री जी ने बाई लगाई हुई थी, जो घर का झाड़ू पोछा और बर्तन कर जाती थी। पर रेखा ने आते ही घर खर्च अपने हाथ में ले लिया और काम वाली बाई को हटा दिया, क्योंकि उसे लगता था कि काम वाली बाई को पैसे देना बेकार है। जब घर में सासू माँ बैठी हैं तो फालतू में पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। रात को दोनों देर से आए और खाना खाने बैठे तो रौनक चिल्लाकर बोला, ये क्या बना दिया है? सब्जी में मसाला बहुत कम है। माँ, आपको खाना ढंग से बनाना नहीं आता? इससे तो अच्छा हम बाहर ही खा कर आते हैं। आखिर इतना कमा किस लिए रहा हूँ, ये फीका और बेस्वाद खाना खाने के लिए? रौनक के तेज आवाज से सावित्री जी हिल गईं। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गईं और सुबकने लगीं। रेखा को क्या कहती जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो। सावित्री जी की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी थी। अपने मायके में 5 बहनों में से सबसे बड़ी सावित्री जी को हमेशा से ही अपशगुनी कहा जाता था, क्योंकि दादी कहती थीं कि सावित्री अपने पीछे 4 बहनें और लाई है। सारी बहनों के जन्म पर ही दादी फूट फूट कर रोईं। आखिर वंश तो बेटे से ही चलता है। 5 बहनों को देखकर उनकी दादी का मन कुलबुलाता रहता था और वो चाहती थी कि सभी जल्दी से जल्दी अपने घर चली जाएं और उन्हें इनके बोझ से मुक्ति मिल जाए। सावित्री का पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना था, लेकिन पैसों की कमी के कारण सावित्री जी को ज्यादा पढ़ाया नहीं गया और माँ पिताजी ने उनके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। दहेज तो था नहीं, तो अपने से 2 गुनी उम्र के विधुर आदमी के साथ ब्याह कर दिया गया। सावित्री जी जब शादी करने के बाद पहली बार घर आई तो देखा घर और दुकान पर तो उनकी जेठ और जेठानी का ही राज चल रहा था। सारा दिन घर का काम करने में ही निकल जाते थे। सावित्री जी की पति को सावित्री जी के हालत से कुछ खास लेना देना नहीं था। जो भी पैसे दुकान से लेकर आते वो जुए में उड़ा देते थे, लेकिन सावित्री जी को अपने ससुर जी का बहुत सहारा था। कुछ समय बाद सावित्री जी ने अपने बेटे रौनक को जन्म दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही सावित्री जी के ससुर चल बसे। रौनक के पिता रोज रात को शराब पीकर आते थे। अत्यधिक शराब पीने के कारण वे बीमार रहने लगे। इस अवस्था में भी डॉक्टर के मना करने के बावजूद उन्होंने शराब नहीं छोड़ी और लीवर खराब हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सावित्री देवी तो छोटी सी उम्र में ही विधवा हो गईं। अब सावित्री एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गईं। आर्थिक तंगी से परेशान होकर जब सावित्री देवी ने दुकान की कमाई का हिस्सा मांगा तो उनके जेठ और जेठानी ने धक्के मारकर उन्हें उनके घर से बाहर निकाल दिया। पढ़ी लिखी तो थी नहीं, इसलिए कोई नौकरी भी नहीं मिली, पर पापी पेट का सवाल था। लोगों के यहाँ काम किया, बर्तन मांजे, फिर एक स्कूल में चपरासिन बन गई। वहीं रहने को कमरा मिल गया और रौनक को भी उसी स्कूल में भर्ती करवा दिया और उसकी आधी फीस भी माफ। अब सावित्री अपने बेटे का पालन पोषण करने लगी। उसका स्कूल पूरा होकर कॉलेज शुरू हो गया। पढ़ाई में वो ठीक था, पर उस पर उसके बिगड़ैल पिता की छाप थी। वो भी गुस्सा और गाली गलौज करता था। सावित्री जी समझाती थी, पर वो उनकी बात को नहीं सुनता था। कुछ सालों में ही रौनक एक कंपनी में अच्छे पद पर नियुक्त हो गया और अच्छी तनख्वाह पाने लगा। उसने अपनी पसंद की लड़की रेखा से शादी कर ली और 2 कमरों का घर ले लिया। सावित्री जी को वो अपने साथ रखता था, पर कभी उनसे प्यार से बातें नहीं करता था, कभी उनका हाल चाल नहीं पूछता था। सावित्री जी अब घर पर रहने लगी थी और घर संभालने लगी थी। बेटा ढंग से बात नहीं करता था, पर उन्हें 2 समय का खाना तो मिल जाया करता था। रेखा के आने के बाद तो उनकी हालत और भी खराब हो गई। अब वो जाती तो कहाँ जाती, आखिर उन्हें रहना तो इसी घर में था। उनके मायके में भी अब कोई नहीं रहा। सभी छोटी बहनों की शादी हो गई थी। वो अपने परिवार में सुखी थी और माता पिता इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। अब सावित्री जी की तबीयत पहले से भी बद से बदतर होने लगी थी। जितना हो पाता घर का काम काज कर लेती थी और यदि तबीयत ज्यादा खराब लगती थी तो बिस्तर पर पड़ी रहती थी। अपनी सास का यूं पड़े रहना बहू रेखा को बहुत खलता था। उसे लगता था
कि उसकी सास केवल उसका खर्चा ही बढ़ा रही हैं। सोचने लगी कि जितने में माँ जी की दवाई आती है उतने में तो मैं एक काम वाली बाई रख सकती हूँ। एक दिन खाना खाने के बाद जब बेटा बहू कमरे में गए तो रेखा ने अपने पति से कहा, मेरी बहन का दाखिला इसी शहर में हो गया है तो अब वो हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। तुम अपनी माँ को वृद्धा आश्रम भेज दो। अब इतने से घर में हम सब तो नहीं रह सकते हैं। वैसे भी तुम्हारी माँ सारा दिन खांसती रहती हैं। बच्चों को भी इन्फेक्शन होने का डर है। तुम ऐसा करो कि अपने माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ आओ। बेकार ही एक कमरा घेरा है। मेरी बहन उस कमरे में रह लेगी कि हम माँ को वृद्धा आश्रम कैसे छोड़ सकते हैं। फिर मेरी भी उनके प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। इस पर रेखा बोली, रौनक, अब इमोशनल होने का समय नहीं है, प्रैक्टिकल सोचो। माँ जी आए दिन बीमार रहती हैं, घर का काम भी नहीं करती हैं, उनके दवाइयों का खर्च कुछ कम नहीं है। माँ जी का बोझ हमारे सिर से टलेगा तो मैं एक काम वाली बाई रख लूंगी। मुझे घर का काम नहीं किया जाता। हम लोगों की जितनी जिम्मेदारी बनती है हमने कर दिया। अब हमारा भी अपना परिवार है। मुझे नहीं लगता कि अब हमें इन पर पैसा खर्च करना चाहिए। और फिर बिना मतलब ही कमरा घेर कर बैठी हैं। मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे कि मैं एक कमरा अपनी बहन को नहीं दे सकी। तुम कल ही माँ जी को सामान पैक करने के लिए कह देना, उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ आओ। ठीक है, तुम सही कह रही हो, मैं कल ही माँ से बात करता हूँ। सावित्री देवी जी बाहर हॉल में बैठी हुई बेटे बहू की सारी बातें सुन रही थी। यह बातें सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके दिमाग को जैसे झटका सा लगा। सोचने लगी कि मैं वृद्धा आश्रम चली जाऊं, पर क्यों चली जाऊं? मेरे बहू बेटे का घर क्या मेरा घर नहीं है? बहू ऐसे कैसे कह सकती है? मैं कमरा घेर कर बैठी हूँ। इतनी तकलीफ सहन करके जिस बेटे को इस दुनिया में लेकर आई, हालातों से लड़ते हुए पाल पोस कर उसे पढ़ाया लिखाया, स्वयं कांटों भरी राहों पर चलते हुए अपने बेटे पर आँच नहीं आने दी, बिना बाप के बेटे को इतनी मुश्किल से उसके पैरों पर खड़ा किया। उसके सर पर एक छत है तो केवल मेरी बदौलत है। आज वह बेटा मुझे वृद्धा आश्रम भेजने की सोच रहा है। सोचते हुए उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे कि मेरी त्याग और तपस्या का यही फल मिल रहा है मुझे। बेचारी सावित्री जी आखिर कोसती भी तो किसे? अगर अपना ही खून अच्छा होता तो बहू की क्या हिम्मत थी कि ऐसी बात करती। रात को लोग सो चुके थे, लेकिन सावित्री जी की आंखों से नींद गायब थी। सारी रात अपने कमरे में पड़ी कुर्सी पर बैठी बैठी रोती रही, आंखों से नीर बहाती रही। सोचने लगी कि अगर कमरा खाली करवाना ही था तो उसके लिए मुझे वृद्धा आश्रम भेजने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं तो हॉल में भी सो जाती। सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे और फिर उन्हें खांसी छिड़ गई। सोचा कि बेटे को गर्म पानी लाने को बोलूं। फिर अचानक ख्याल आया, कौन सा बेटा? अब वो बेटा अपना नहीं रहा। अगले दिन जब रौनक और रेखा सुबह उठे तो देखा माँ जी अभी उठी नहीं है। सोचने लगे कि माँ उठे तो वृद्धा आश्रम जाने की बात करें। 1 घंटा बीतने के बाद भी जब माँ जी कमरे से बाहर नहीं निकली तो रौनक और रेखा ने माँ जी के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर गए, लेकिन वहाँ माँ जी तो थी ही नहीं। अलमारी खोलकर देखा तो माँ जी के कपड़े भी गायब थे। आखिर माँ हमें बिना बताए कहाँ जा सकती है? लेकिन आखिर पीछे उन्होंने सोचा, जाने दो, बुढ़िया चली गई, वैसे भी हम उसे वृद्धा आश्रम छोड़ने वाले थे, अपने आप चली गई तो ये तो अच्छी बात है। थोड़ी देर के बाद ही रेखा की बहन घर आ गई और फिर से घर का माहौल ऐसे हो गया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। रात तक रेखा और रौनक माँ जी को भूल चुके थे। खाना बाहर से मंगवाया गया और वे लोग खाने का आनंद लेते हुए हंसी ठिठोली में मशगूल हो गए। सावित्री जी अपने कपड़े और थोड़ा सा सामान लेकर घर से चली गई। 1 दिन पहले ही सावित्री जी को उनकी विधवा पेंशन मिली थी, तो सबसे पहले उस पैसों से उन्होंने अपने लिए दवाई खरीदी। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है। तुरंत अपने से छोटी बहन को फोन लगाया और उसे अपने पीहर वाले घर में मिलने के लिए बुलाया। काफी सालों से वह घर बंद पड़ा था, वहां रहता भी कौन? माँ पिताजी तो काफी साल पहले ही चल बसे थे और बहनों का तो कोई भाई भी नहीं था जो उस घर की रौनक बरकरार रखता। सावित्री जी की बातों में परेशानी की झलक को भांपकर उनकी छोटी बहन ने अन्य बहनों को भी बुलावा भेज दिया। सावित्री जी सीधे अपने गांव पहुंच गईं। वहां गांव में अपने पुराने घर को देखकर उनकी तबीयत हरी हो गई। घर बंद था
तो सावित्री जी ने पड़ोस से चाबी ले ली और अपना घर खोल दिया। अगले ही दिन उनकी पांचों बहनें उनसे मिलने आ गईं। सब लोग इकट्ठे हुए तो सावित्री जी ने सबके सामने अपना हाल बयां किया। सभी ने एक मत से पिताजी का खेत सावित्री देवी को उपहार में दे दिया ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें, और थोड़ी नगद राशि भी दी। सावित्री जी ने अपने वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन पैसों को रख लिया, लेकिन साथ ही वादा किया कि भविष्य में वह उनके पैसे वापस लौटा देंगी। चारों बहनों के लिए यह घाटे का सौदा नहीं था, क्योंकि उन्हें उनका मायका वापस मिल चुका था, जहां चारों बहनें समय समय पर कुछ दिन बिताने आ जाया करती थीं। समय के साथ सावित्री जी बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी। सावित्री जी को घर और खेत मिल गए थे। अपने पिताजी से उन्हें खेती का अच्छा ज्ञान मिला हुआ था, तो उन्होंने खेत में मजदूर लगा दिए। मजदूरों ने उनके बताए हुए तरीके से खेती की और फसलें लहलहाने लगी। उनकी अच्छी कमाई होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपने बहनों द्वारा दी गई नगद राशि भी लौटा दी। सभी बहनों ने बड़ी होने के नाते एक माँ की तरह तीज त्योहार पर उन्हें अच्छे अच्छे उपहार देने लगी। अपने खाने पीने का इंतजाम करके वो बाकी रुपए समाज सेवा में लगाने लगी। एक विधवा होने का दुख उनसे बेहतर और कौन समझ सकता था। इसीलिए वे अपने जैसे अन्य विधवा औरतों और बुजुर्गों की मदद करने लगी। उनकी समाज सेवा के गांव भर में चर्चे होने लगे। कई समाज सेवी संस्थाएं भी आगे आकर उनको सहयोग करने लगी। अब सावित्री जी खुश रहने लगी थीं। उन्हें अपने जीवन का एक उद्देश्य मिल गया था। अक्सर अपने बेटे को याद करके उनकी आंखें नम हो जाया करती थीं, लेकिन उन्होंने स्वयं को कभी कमजोर पड़ने नहीं दिया। उन्होंने अपने ही घर में लड़कियों के लिए विद्यालय खोल दिया, जहां गांव की लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, ताकि गांव की लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सकें। उन्हें अपने पति और बेटे पर निर्भर न रहना पड़े। केवल 2 वर्षों के भीतर ही बेटे के घर में बहू से दबी रहने वाली सावित्री देवी जी आज एक सुपर एक्टिव समाज सेविका में परिवर्तित हो चुकी थी। सावित्री जी की लोकप्रियता गांव से होकर अन्य शहरों में बढ़ने लगी। उन्होंने छोटी छोटी कोशिशों से बड़े बड़े काम कर दिए। उन्हें कई संस्थाओं ने सम्मान दिया और सहयोग दिया। एक दिन जब रौनक ने सुबह का अखबार खोला तो वो अपनी माँ की फोटो और लोकप्रियता देखकर उसका सिर चकरा गया। उन्हें बहुत सम्मान और नगद राशि मिलने वाली थी। उसे अपने माँ के बारे में पता चला तो उसने अपने बीबी को बताया। इस पर रेखा और रौनक कहने लगे, हम उनके इकलौते बेटे बहू हैं। वह अपनी जायदाद हमें नहीं देंगी तो किसे देंगी? आखिर उस जायदाद पर हक तो हमारा ही बनता है ना। जायदाद के लालच में दोनों गांव के लिए रवाना हो गए। जब गांव में पहुंचे तो नौकर ने बताया कि सावित्री देवी जी किसी समारोह के उद्घाटन के लिए बाहर गई हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी। रेखा और रौनक घर से बाहर निकलकर खेतों में निहारने लगी। हरी हरी फसलें खेतों में लहलहा रही थीं। दोनों देखकर हैरान थे कि उनकी माँ ने इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे हासिल कर लिया। रौनक के विचारों को एकाएक विराम लग गया, जैसे कि कानों में तेज हार्न बजने की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो रौनक और रेखा की हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसकी माँ सावित्री देवी स्कूटी चलाकर घर लौट रही थी। रेखा भी देखकर हैरान थी कि वो बेचारी सी सावित्री देवी कभी अपने दवा के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाया करती थी, वही सावित्री देवी जी आज समाज की सम्मानित महिला बन चुकी थी। उनके चेहरे से आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अपने बेटे को देखकर एक बार तो सावित्री जी के मन में ममता जाग उठी थी, लेकिन फिर उस ममता को अपने दिल के किसी कोने में समेटकर मजबूती से बोली, अब यहाँ क्या करने आए हो तुम लोग? माँ, हम तुम्हें घर वापस ले जाने आए हैं। हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। अब तुम अनजान लोगों के साथ नहीं रहोगी, अपने घर में और अपने परिवार के साथ रहोगी। अपनी खेती तुम मेरे हवाले कर दो, यह जिम्मेदारी भी मैं ले लूंगा। रौनक का साथ देने के लिए उसकी पत्नी रेखा भी बोल पड़ी, हाँ माँ जी, अब आपके बहू बेटे आ गए हैं, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। सावित्री जी तो अपने बेटे और बहू को अच्छी तरीके से जानती थी। उनके लालच को तुरंत पहचान गई। जो अपनी सगी माँ को घर से निकालकर बेघर कर सकते हैं, वो इन असहाय और बेघर लोगों के बारे में क्या सोचेंगे? तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम्हारे बहकावे में आ जाऊंगी? बेटा, तुम लोगों से ही मैंने सीखा है कि दुनिया में सगे भी अपने नहीं होते।
जिस लोग को तुम पराया कह रहे हो ना, वो लोग ही हकीकत में मेरे अपने हैं। अब तो मुझे यह सम्मान भरी जिंदगी रास आ गई है। अब मैं तुम लोगों के साथ हरगिज नहीं चलना चाहती। मेरे जीते जी तो क्या, मेरे मरने के बाद भी इस संपत्ति में तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा। अरे राजू, मेहमान आए हैं, उनके लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो। मुझे ब्यूटी पार्लर के उद्घाटन के लिए जाना है। 2 घंटे तक आऊंगी। मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से करना। यह कहते हुए सावित्री जी अपने स्कूटी को लेकर निकल पड़ी। वे दोनों हैरानी से स्कूटी पर जाती हुई अपनी माँ को देखते रह गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।